मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था फॉर ईच का। तो हमने बताया था कि लूप बेसिकली दो तरह के लूप होते हैं। एक लूप होता है हमारा फॉर का। तो फॉर के दो पार्ट थे, एक आई और एक ईच, मतलब फॉर इंटीजर एंड ईच। ऐसे हमारे पास डू लूप है। डू के भी दो पार्ट है, एक है वाइल और एक है अनटिल। तो चलिए डू वाइल और डू अनटिल के बारे में सॉरी आज पढ़ते हैं। तो डू वाइल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए हम फॉर लूप का भी यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है। जैसे एक से चलना है या दो से चलना है या फिर एक पर्टिकुलर नंबर से चलना है, तो हमें पता होता था कि हमें कहाँ चलना है। उसके लिए हम यूज करते थे डू फॉर का लूप। या फिर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन पे काम करना था तो हम फॉर ईच यूज करते थे। लेकिन हमें यूज करना है, मान लीजिए कि हमें पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है, हमारे पास एक कंडीशंस के बिहाफ पे चलना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूँ, अब मुझे कंडीशन ये है कि जितने भी ग्रेटर देन 50 है उसको कलर करना है। तो फॉर लूप पे क्या होता है कि हमें 1 से लेके इसका एंडिंग पोजीशन निकाल के फिर यहाँ पे देना होता था। लेकिन मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ, मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि जब तक मतलब कि जब तक हमारा ब्लैंक सेल नहीं मिलता है तब तक चलता रहे। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, हमारे लूप के अंदर में कंडीशन आ गई कि तुम जब तक चलो जब तक कि सेल की वैल्यू ब्लैंक ना है। तो उस केस में हम यूज करेंगे डू वाइल या डू अनटिल। सब ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे लिखते हैं हम डिम आर एज ए लॉन्ग या इंटीजर, जो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आर इक्वल टू हमने 1 कर दिया। फिर कहते हैं डू वाइल सेल आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम r इक्वल टू r प्लस 1 कर देते हैं ताकि इंक्रीजमेंट होता रहे, क्योंकि इसमें 4 की तरह एक वेरिएबल नहीं होता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, इसलिए हमें खुद से देना होता है। यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि इफ सेल्स r, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज। अब ये साथ में ऐसे भी कर सकते हैं एंड आई आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी रेड और एंड इफ, और हम इसको लूप लगाते हैं किसके लिए, रिवर्ट के लिए। जो वहाँ पे नेक्स्ट लगाते थे ना, फॉर नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे लूप लगेगा। तो क्या होगा कि पहले चलेगा, पर एक हमने एक इसलिए डिफाइन किया कि एक वो डू वाइल
पहले चेक करेगा कि क्या यहाँ पे ऊपर ये वैल्यू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा। लूप क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा, वापस चेक करेगा, तो वापस चेक करते समय i में +1 हो जाएगा तो i 2 हो जाएगा। ये वेरिएबल है सर, लॉन्ग डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे लॉन्ग है। तो ऐसे वन लॉन्ग होता है जो हमारे पास मोर देन 32,000 से ऊपर, इंटीजर जो है 32,000 तक ही लेता है, माइनस या प्लस। लॉन्ग 32,000 से ऊपर लेता है विदाउट डेसिमल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या क्या नहीं कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रिंग में लेता है सर। बेसिकली हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, हम आर को हम रो नंबर से कर रहे हैं। तो रो नंबर हो सकता है कि हमारे पास 10 लाख 65,000 60,000 हो, तो इसलिए हम इंटीजर नहीं ले सकते ना। तो 32,000 तक ही रोड लेगा, 32,000 से मान लो अगर 50,000 हुआ तो रोने का काम करेगा। तो इंटीजर ना लेके यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया। तो ये हुआ, इससे क्या हुआ, ये एक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो एक कंडीशन हुआ कि जब तक आपका सेल ब्लैंक नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा, चाहे वो 10 हो या 10 लाख हो। रन करके दिखाएं आपको, देखिए चल गया। ऐसे हमारे पास डू अंटिल भी होता है। डू अंटिल भी सेम काम करता है, सिर्फ फर्क होता है यहाँ पे हम अंटिल कर देते हैं, अंटिल। अब डू वाइल और डू अंटिल में फर्क क्या होता है कि डू वाइल फर्स्ट चेक करता है, देन प्रोसीजर को फॉलो करता है। डू अंटिल क्या करता है, पहले प्रोसीजर फॉलो करता है, देन चेक करता है। ठीक है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं सर। तो इसमें क्या हुआ, डू अंटिल में प्रॉफिट क्या होता है कि आपको एक बार कम से कम चलेगा। अगर आपका कंडीशन नहीं भी मैच करता है तो कम से कम एक बार चलेगा। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, चलिए बताते हैं। डू वाइल और डू अंटिल का फर्क क्या है, ये फर्क हम आपको बताते हैं। आपके पास आप लोग इनपुट बॉक्स तो यूज करते ही हो, जैसे कि डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर नेम। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स आता है, इनपुट डालता है, इसमें हम कुछ भी इनपुट डाल देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम कैंसिल कर दे, कोई इनपुट ना डाले। अब आपको एक मतलब कि आपका ऐसा है कि आपने जो रिपोर्ट ऑटोमेट किया है उस पर इनपुट देना आपको कंपल्सरी है, कम से कम एक इनपुट तो देना ही पड़ेगा। विदाउट इनपुट दिए हुए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट इनपुट दिए आप काम नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपको क्या करना है कि उसको जब तक प्रेजेंट करते रहना है जब तक कि इनपुट बॉक्स में कोई डालता ही नहीं है। ठीक है सर, तो उस केस में हम लिखेंगे डू अंटिल लेन डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अंटिल में एक ही एल होता है और यहाँ पे दे देते हैं लूप। इससे क्या होगा, जैसे हम इसको प्ले किया
अब इसको कैंसिल करेंगे फिर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, जब तक कि इसमें हम कुछ डाल नहीं देते। कुछ डाल दिए तो ओके करते हैं, ओके करते हैं, हट गया। तो ये क्या हुआ, अगर इस पे हम वाइल यूज करें तो वाइल क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा, ये चेक करेगा कि डी इसका ब्लैंक है नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि वीवीए लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग करता है, तो अगर फर्स्ट टाइम चेक इसको कर दिया तो क्या होगा कि डी तो ब्लैंक ही है, तो पहले एक बार भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कि पहले कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि डू अनटिल क्या करता है, पहले इसको रिप्रेजेंट करता है, एक बार इसको चलाता है, उसके बाद चेक करता है। तो जब चला तो एंटर, यूजर से एंटर वैल्यू आ गई, ऐसा काम हो गया। तो डू अनटिल यूज जो हम करते हैं तब करते हैं जब आपकी प्रोसीजर को बिना कंडीशन चेक किए हुए वो फर्स्ट टाइम तो चलाना ही है। और अनटिल का इसका वाइल का यूज कब करते हैं कि बिना प्रोसीजर चेक किए हम एक भी लाइन नहीं चलानी है। तो आप लोगों को डू वाइल और डू अनटिल में समझ में आ गया। नितिन जी आपको कोई डाउट है? ध्यान नहीं, रुक जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए रुक जाएगा क्योंकि एक कंडीशन इसलिए बना हुआ है। अब इसका जरूरी नहीं कि आप सेल पे यूज करो, इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि आपको मतलब कि फाइल है, जब तक आपको फाइल मिलती रहे तब तक आपका यूज होता रहेगा। जैसे एक फोल्डर है, अगर एक फोल्डर में अगर 10,000 फाइल है, जब तक उसको फाइल मिलती है तब तक वो चलता रहे, उस केस में इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको एक फोल्डर है, उस फोल्डर पर्टिकुलर फोल्डर से आपको पूरी के पूरी फाइल लेना। जैसे डी ड्राइव है मेरे पास, डी ड्राइव में जितने भी एक्सेल के फाइल है उसका एक लिस्ट आपको चाहिए, ठीक है। किस पे आपको मान लीजिए यहाँ पे चाहिए, सीट 3 पे चाहिए, तो उस केस में हम यूज करते हैं इसको कि सब यहाँ पे देते आर आर 3 4 कर देते हैं, 4 ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे करते हैं डिम n एज ए स्ट्रिंग और n इक्वल टू dir। एक dir फंक्शन होता है जो कि फाइल का नेम निकालता है, तो हमने पाथ दे दिया डी ड्राइव के अंदर और उसके साथ कॉनकैटिनेट कर दिया मैं कि star.xlsm फाइल का एक्सटेंशन, कॉमा हमने बोला कि नॉर्मल फाइल, हिडन वाला नहीं, नॉर्मल फाइल लेके आना। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ डू वाइल len n इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैंने यहाँ पे बोला रेंज A65,000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट डॉट 1,0 वैल्यू इक्वल टू n, और फिर यहाँ पे करता हूँ n इक्वल टू dir, वापस रिलोड कर दिया और फिर यहाँ पे n लूप। अब इसकी जादू देखिए, इस फंक्शन ने क्या करेगा, अब जब dir फंक्शन चलता है ना, तो जो ड्राइव में जो फाइल नंबर देते हैं वो पूरा का पूरा फाइल नेम लोड कर देते हैं, अपने पास पिक कर लेता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक जो हमने स्ट्रिंग लिया है, इस स्ट्रिंग आपके 1 by 1 ही पिक करता है, इस पे पूरा पिक नहीं करेगा, एक ही पिक करता है। dir एक डायरेक्टिव फॉर्मूला है, ये क्या करेगा, जो लोकेशन हमने दिया है
और जो फाइल का एक्सटेंशन दिया है हमने स्टार लगा दिया, स्टार स्ट्रक के लिए होता है। तो डी ड्राइव में जितने भी फाइल जिसका लास्ट का एक्सटेंशन .xlsm होगा उस फंक्शन जो अपने पास कैच कर लेगा, बट स्ट्रिंग को n को सिर्फ एक फाइल नेम देगा वो। तो हमने बोल दिया कि जब तक n इक्वल टू ब्लैंक नहीं हो जाता, मैंने 0 नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहे। और हमने वापस इसको dir दिया ताकि रीलोड करे। एक n जो हमने मान लो रवि लिया तो अगला फाइल सुनील का है तो dir उसको अगला फाइल इस पर लोड कर देगा। इससे क्या होगा कि आपके डी ड्राइव में जितने भी फाइल है उसका एक लिस्ट बन के आ जाएगा, कुछ इस तरह से। हाँ बोलिए। हाँ सर ऊपर में डी, अब देखिए आपको मैंने बताया ना, आपको रीलोड कर रहा है ना। अभी n जो है हमारा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इस पे एक बार में एक वैल्यू असाइन होती है, मतलब कि एक बार में एक फाइल नेम असाइन होगा। तो लेकिन dir जब लगता है तो अपने पास जितने भी फाइल उसके मिला है, जैसे 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, वो फाइल अपने पास पिक कर लेता है। जब n इक्वल टू dir हम वापस लगाते हैं बिना कोई एक्सटेंशन दिए हुए, तो डायरेक्टिव फंक्शन क्या करता है कि जब वो पहला फाइल दे चुका है तो दूसरा फाइल इस पे लोड कर देता है। ठीक है ना। तभी तो बार बार जितना बार चल रहा है उतना भी होता है। जब वो सारा फाइल लोड कर देगा तो उसके बाद कोई फाइल रहेगा नहीं, तो ब्लैंक देगा तो ऊपर लूप चेक करेगा कि ब्लैंक हो चुका है तो यहां से बाहर निकल जाएगा वो। क्या मतलब आप बोल रहे हो कि dir का फॉर्मूला मैंने इसको लूप के अंदर क्यों नहीं लगाया? इसका रीजन ये है। क्या बोल रहे हैं अब्दुल जी? आप यही बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले को मैं इस लूप के अंदर क्यों नहीं लगाया? आप नहीं समझे। देखिए क्या यहाँ पे इस मेथड को समझिए। dir डायरेक्टरी में से एक पर्टिकुलर जितना भी फाइल आप देते हो, नाम देते हो, जैसे एक नाम दिया आपने, जो भी नाम जो आपको बताया था ना, काउंट इफ में यूज होता था या फिल्टर में यूज होता था, स्टार वाला कि आगे पीछे ऊपर नीचे, उस मेथड से चलता है। तो जितना भी फाइल अपने पास पिक कर लेता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको नीचे लगा दूँ तो फिर एक ही बार चलेगा ना, फिर दो फाइल नेम आएंगे, एक यहाँ लोड कर देगा फिर रीलोड करेगा। लेकिन मुझे तब तक इसको रीलोड करते रहना है जब तक कि dir के पास फाइल के नेम खत्म नहीं हो जाते। इसलिए मैंने बोला कि पहले जो यहाँ पे लोड हुआ है उसको पहले हटा दो, पहले आप रेंज पे डाल दो, देन रिलेट करो, फिर चेक करो कि नेम आया है तो वापस डालो, फिर रिलोड करो, फिर वापस डालो, फिर रिलोड करो। मतलब इसलिए इस एक तरह से है ना। यहाँ पे देखिए, एक बार हमने डायरेक्टरी फंक्शन चला ली, अपने पास उसने सारा फाइल रख लिया, फाइल नेम अपने पास डायरेक्टरी फंक्शन अपने पास कैच कर लिया। उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया कि डायरेक्टरी के पास कुछ है कि नहीं है, फाइल है कि नहीं है, फाइल है फाइल, तो ये क्या करेगा, उसको रेंज पे डाल देगा। तो एक n फाइल डाल दिया, n को डाल दिया। अब n को दूसरा फाइल नेम चाहिए, दूसरे फाइल नेम से रिप्लेस करना है, तो हमने dir लगाया तो दूसरे फाइल को रिलोड कर दिया। तो dir के अंदर में हमने रेफरेंस नहीं डाला, क्योंकि अगर रेफरेंस डालूंगा तो dir अपने डायरेक्टरी को खाली करके फिर वापस डायरेक्टरी से फाइल को पिक करेगा। लेकिन हम जब ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं तो इससे पहले जो चला हुआ डायरेक्टरी फंक्शन है उसके जो जितने फाइल्स है और फोल्डर है उसी को 1 by 1 कंडीशन में चलाता है। और जितना बार डायरेक्टरी फंक्शन डायरेक्टरी का ये ब्रैकेट ओपन चलेगा उतना बार पिक करेगा कि पहले कितना फाइल दे चुका है, पहले 3 दे चुका है, अब उसको चौथा देना।
वो अपने पास एक इंडेक्सिंग रखता है। ये डायरेक्टरी फंक्शन की फैसिलिटी है। ठीक है अब्दुल जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सर कि पहला बार चला तो रेंज ने क्या लोड किया फाइल। देखिए यहाँ पे पहला बार लोड चला तो 1.xl में लोड किया। देखिए ये सारा जो 33 फाइल है ना, 32-33 फाइल का लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन अपने पास रिकॉर्ड रख लिया है। ठीक है, जो पहला बार चलता है तो पहले बार में n को 1.xl में मिल गया। ठीक है, फिर डायरेक्टरी फंक्शन को चला वापस तो n को वापस 12 से 201 ऑटो सेव डॉट एक्सएलएस मिल गया। फिर इसने चेक किया, वाइल ने चेक किया और फिर रेंज पे डाल दिया। फिर डायरेक्टरी फंक्शन चला तो फिर वो इस ए फाइल दिया 12201। फिर लूप चला, फिर चेक किया, फिर यहाँ पे उसने रेंज को डाल दिया, फिर ऐसे चौथा पांचवा छठा चलता रहा। तो इस फॉर्मूले के जरिए से आप किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव या फोल्डर से कोई भी नॉट एक्सेल फाइल, किसी भी तरह का जेपीजी फाइल है, एक्सएलएस फाइल है या वीडियो फाइल है, उस फाइल का आप लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट निकाल सकते हैं। मतलब कि आप इसके जरिए ये कर सकते हैं कि अगर आपके एक फोल्डर में 10 फाइल है और 10 फाइल को आप ओपन करके उसका डेटा कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको उस फाइल का डेटा लिस्ट कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो डेटा लिस्ट ढूंढ के निकाल देगा। ठीक है, बट ये फोल्डर का नाम नहीं देता है, सिर्फ नाम देता है आपको किसका, एक्स फाइल्स का। फोल्डर के नाम देने के लिए वो अलग है, वो अलग आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आगे जब फंक्शन स्टार्ट हो गया तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, डाउट, कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, तो होमवर्क आप लोग इसी से आप लोग एक प्रोजेक्ट कीजिए। आपके वो प्रोजेक्ट ये है कि आप डेटा कंसोलिडेट करना सिखाइए, बताइए कि आपके पास अगर एक फोल्डर में 10 फाइल है और 10 फाइलों के अंदर में अलग अलग डेटा है, तो उस 10 अलग अलग फाइलों का डेटा का एक सीट में कंपाइल करना है। तो कैसे करेंगे? तो लिस्ट निकाल लोगे, देन लूप लगाओगे, उसके बाद चल सकते हो। अब यही कोड तो आपको कहिए, आप एक बार लिस्ट निकाल लिया और फिर वापस फॉर ईच लूप या फॉर डू वाइल लूप लगाओगे या डू अनटिल लूप लगाओगे और एक एक करके सारे फाइल को ओपन कराओगे। जैसे जैसे फाइल आपका ओपन होते जाएगा उसका डेटा आपके पास ये होते जाएगा। ठीक है, तो कीजिए, मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ आप लोगों के ऊपर। हाँ बोलिए बोलिए। सर देख नहीं पाया, रात में बहुत ज़्यादा क्लासेस थी, मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक है, भेज देता हूँ।